हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, इसमें से दिए हुए स्टेटमेंट्स में या सिचुएशंस में से हमें ये पता करना है कि कौन सा ईपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, और बना रही है तो क्यों बना रही है। ठीक है, एंड वाई पूछा है, क्यों बना रही है। ठीक है, तो सिचुएशंस गिवन है स्टेटमेंट के थ्रू या आप सेंटेंस के थ्रू देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कहा कि टैक्सी वाले ने मेरा 15 रुपया किराया रहेगा पहले किलोमीटर के, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और आगे आप जितने किलोमीटर जाओगे उसका एडिशनल ₹8 लगेगा पर किलोमीटर। आगे 15 फिक्स है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, उसके बाद 8 रुपया वो बढ़ाता रहेगा हर किलोमीटर के लिए। आई होप क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो आइए नोटबुक में करते हैं। यहाँ जो जवाब हमें देना है वो यस और नो में देना है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, तो यस या नो में जवाब और उसके पीछे का रीजन। अगर यस तो रीजन, नो तो कोई रीजन नहीं, या नो का भी रीजन आप दे सकते हो, दोनों ही देना है। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर का बोला है 15, तो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट किलोमीटर इक्वल्स टू ₹15। सेकेंड किलोमीटर जाते ही उसने क्या कहा, सेकेंड किलोमीटर का हो जाएगा आपका ₹15 प्लस ₹8, तो ये टोटल कितना हो जाता है ₹23। थर्ड किलोमीटर का अगेन 23 तो रहेगा ही, ₹23 प्लस ₹8 और लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा ₹31 आपके हो गए। फोर्थ किलोमीटर अगर किसी ने ट्रैवल किया तो उसके हो जाएंगे ₹31 प्लस ₹8, तो ये हो जाएगा ₹39। तो यहाँ पे देखो पहले हो रहा था 15, फिर हो रहा है 23, फिर हो रहा है 31, फिर हो रहा है 39। तो यहाँ देखो फिक्स्ड है, यहाँ से जो हो रहा है वो +8, फिर +8, फिर +8, तो फिक्स पैटर्न फॉलो कर रही है। तो डेट मीन्स ये ईपी है। यस, इट फॉर्म्स एन ईपी। यस, इट फॉर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, इट फॉर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, और रीजंस में एज ईच सक्सीडिंग टर्म मतलब आगे वाला टर्म is obtained by adding 8 in the preceding term, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपको। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, यस इट फॉर्म्स एन ईपी एज देयर कॉमन डिफरेंस इज 8 एवरी टाइम। ठीक है, तो भी ये ईपी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो कोई भी तरीके का डाउट हो तो सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो बोला अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है कि जो अमाउंट है वो एयर का कितना प्रेजेंट रहेगा सिलेंडर में, जब उसमें से 1/4 ऑफ द एयर हम निकाल देंगे हर टाइम में, तो क्या ये ईपी बना रहा है या नहीं बना रहा वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अभी जो सिलेंडर में कितनी एयर है वो तो बताया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इस केस में, लेट वी बी द एयर इन द सिलेंडर, और वी लीटर अमाउंट है, वी लीटर। ठीक है, वी लीटर ले रहे हैं लेट। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए सिलेंडर बी वी लीटर। हमने क्या इनिशियली समझा कि उसके अंदर कितना एयर है, वी लीटर है। इन ईच स्ट्रोक, हर स्ट्रोक में द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। देखो अगर 1/4 निकाल देगा, V में से 1/4 निकाल देगा, तो आपको पता है कि
3/4 वॉल्यूम बच जाएगा वहाँ पे, जैसा नीचे लिखा हुआ है, रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। इन अदर वर्ड्स, आफ्टर एवरी स्ट्रोक ओनली 3/4 पार्ट ऑफ एयर विल रिमेन। 3/4 पार्ट यहाँ मतलब 3/4 V एयर का रिमेन वहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम्स विल बी, अब वॉल्यूम्स जो पहले था वो V था, दूसरी बार जो बच गया अंदर मतलब जो फर्स्ट स्ट्रोक निकला उसके बाद 3V/4, फिर ये स्क्वायर और फिर ये क्यूब, ठीक है। तो इस हिसाब से वॉल्यूम बच रहा है। तो देखो ये किसी भी हिसाब से AP नहीं बना रहा, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंसेस हमारे सेम नहीं आने वाले। स्क्वायर क्यूब ये वाले टर्म में हमारे डिफरेंसेस सेम नहीं आते। क्लियरली can be observed that the adjacent term of this series do not have the same differences between them, therefore this is not an EP। अब बहुत सारों को डाउट होगा कि V के बाद 3V/4 क्यों आया, 3V/² अपॉन 4 कैसे आ गया, 3V/³ अपॉन 4 कैसे आ गया। तो ये मैं बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। लेट E बी द अमाउंट ऑफ एयर, इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट पंप। जैसे कि फर्स्ट पंप के बाद कितना एयर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे A ले लिया हमने, ठीक है, A ले लिया। A में से अगर 1/4 निकाल देंगे तो जैसे आपको बताया था 3A/4 बचेगा, जो 3V/4 हम वहाँ पे देख रहे थे। सेकेंड टाइम जब पंप होगा तो जो 3A/4 है उसी में से कुछ अमाउंट यहाँ पे से निकलेगा जो 1/4 है। तो 1/4 किसका निकलेगा, 3A/4 का ही 1/4 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या किया, 3A/4 माइनस 1/4 ऑफ 3A/4। तो ये जब आप सोल्यूशन सॉल्व करोगे ना तो 9 यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 3/4 द होल स्क्वायर आप करोगे तो वो हो जाएगा। अब बचा हुआ 9A/16 जब सेकेंड टाइम पंप ने उसमें से रिमूव किया। थर्ड टाइम पे आ जाओगे तो अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर थर्ड पंप के बाद, तो 9A/16 में से फिर से 1/4 ही निकालोगे। तो अभी है कितना, 9A/16, तो निकालना कितना हमें, 1/4। किसका 1/4, 9A/16 का ही 1/4। तो ये आप निकालोगे तो 27A/64 आ जाएगा। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, 3 का क्यूब है और 4 का क्यूब है, तो 3/4V द होल क्यूब। इसी तरीके से सीरीज आगे बढ़ती रहेगी और ये क्लियरली इंडिकेट्स करता है कि हमारा डिफरेंसेस जो है वो कॉमन नहीं आने वाला इसमें, ठीक है, कॉमन नहीं आने वाला। अगर इसमें कोई भी तरीके का डाउट्स हो तो मुझे बता देना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप पेंसिल लेके या पेन लेके करेंगे तो ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ समझ में पड़ जाएगी, क्योंकि ये माइनस करेंगे आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। इसी में हमारा थर्ड क्वेश्चन था, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइसेस बाय Rs 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, सेम टैक्सी फार वाले जैसा। क्या बोला, पहले मीटर का डिगिंग कॉस्ट है 150 और उसके बाद सब्सिक्वेंट मीटर पे राइज होता जाएगा 50 रुपीज़। सब्सिक्वेंट मतलब हर एक, अब इसके बाद जो भी मीटर आगे हम डिगिंग करवाएंगे उसके लिए हमें एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी है कि नहीं है ये बताना है हमें। तो अगेन देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर इज 150, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर 50 ऐड हो गया तो 200 हो गया। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 3 मीटर, तो जो ऑलरेडी सेकेंड में 200 था उसमें और 50 ऐड हो जाएगा तो हमारा कितना हो गया, 250। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 4 मीटर, तो अगेन 50 ऐड हो गया तो 300। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 150 से 200 गया, 200 से 250 आया, 250 से 300 गया, तो इसमें डिफरेंसेस सेम है, 50-50 का डिफरेंसेस है। तो ये क्या क्लियरली बता रहा है कि ये AP बना रहा है, ठीक है, बिकॉज एवरी टाइम इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। 50 ज़्यादा है बस पिछले वाले टर्म से, सक्सीडिंग टर्म से, ठीक है। ये इजी था, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी तरीके का डाउट हो कमेंट करके मुझे बता देना, आई विल रिप्लाई ऑन इट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, आप जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे से क्लियरली आइडिया आ जाना चाहिए कि ये AP नहीं बनाएगा, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं इसे कैसे करना है। इस सम को करने के लिए हमें रिमेंबर करना पड़ेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला।
We know that if RSP is deposited at R percentage compound interest per annum for n year मतलब अभी टाइम नहीं पता, तो AP का भी हमने बताया था इन्फिनाइट और फाइनाइट AP होते हैं, तो इसमें ये इन्फिनाइट AP है, n years बता दिया. Our money will be P 1 plus R upon 100n, ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का आफ्टर n ईयर, जितना भी n होगा वो रख देंगे, ठीक है. Therefore आफ्टर एवरी ईयर और मनी विल बी, तो हमारा मनी कितना होगा हर साल 10,000 1 plus 8 upon 100, ठीक है. तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि फर्स्ट ईयर का मेरा जो भी अमाउंट आने वाला है वो 800 आएगा, ठीक है. बट आगे जैसे ही मैं मूव करूँगा n मेरा 2 हो जाएगा, फिर मूव करूँगा कॉमा दिख रहा होगा n 3 हो जाएगा, ठीक. क्लियरली दिखा रहा है अगेन, जैसे उस वाले टर्म में, इसके पहले वाले सम में जैसे सेकेंड में हो रहा था कि स्क्वायर क्यूब फोर्थ रूट ऐसे सब आ रहे हैं, तो ऐसे सब वाले हमारे कैसे होते हैं, एपी नहीं बनाते कभी भी, ठीक है. क्लियरली एडजेसेंट टर्म ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द सेम डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस भी इनके सेम नहीं आने वाला, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी तो वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है. तो ये भी क्या है, दिस इज नॉट एन एपी, अगेन दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी. अगर इस समय कोई भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है. आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.